आरक्षण मिला, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिला, बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिला, रास्ता बना, आगे बढ़े। आज परिवार का, समाज का, आप सबका इतना भरोसा है कि ये बिटिया आएगी तो ये बोलेगी। तो मेरिट का ये जो ढोंग रचे थे ना वो लोग कि आरक्षण की वजह से मेरिट नहीं होती, वो सब अपने अपने जो है बचाने के लिए कि कोई और ना आ जाए। सदियों से तो हम ही राज किए हुए हैं। बाबा साहब भी आर पार की ही लड़ाई लड़े, चाहते थे आधा अधूरा काम करके चले जाते। उन्होंने बोला नहीं, भले 2 साल लग जाए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को लिखने में भले लग जाए, लेकिन जाएंगे तो पूरा लिख कर जाएंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं सदियों से, ये हमारे समाज को पहले भी दबाए थे और बाद में भी दबाने का काम करेंगे। जब देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही हो, जब एक तरफ मनुवाद को थोपने की लड़ाई चल रही हो, मनुस्मृति को थोपने की लड़ाई चल रही हो, और दूसरी तरफ आप लोग संविधान दिवस मनाकर संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए आप सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जितनी चेतना आप सब में है, उससे लगता है कि संविधान पे तो बदलने की बात छोड़ दीजिए, हमला भी कोई नहीं कर सकता। अभी हमारी 2 बच्चियां, हमारी 2 छोटी बहनें गाना गा रही थी। एक हमारे जो समाज, सोसाइटी जिसमें रहा है, जिसमें हमेशा एक पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक अंतर रहा है, खासकर मनुस्मृति में जैसा उल्लेखन हुआ है, उन्होंने उस दर्द को गाया अपने गाने में। लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो हैं, उन्होंने एक बेटा को बुलाया तो एक बेटी को भी बुलाया। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और मैं निवेदन करूंगी कि आगे आने वाले जितने भी समय जब संविधान दिवस आप मनाएं, तो बेटा और बेटी दोनों को बराबर संख्या में बुलाएं अपने मंच पर, और मैसेज दें समाज को और अपनी छोटी बच्चियों और बेटियों को कि भले वो 5000 साल पहले वो सदियों की जो परंपरा रही है, हम तो उसको लागू नहीं होने देंगे। हम बराबर का सम्मान देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो एक बेटा हो चाहे एक बेटी हो। लेकिन बात और आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट से आई। और लेट से क्यों पहुंची, आप सबको मालूम है कि ट्रेन लेट हो जाए तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, रेलवे भी जिम्मेदारी नहीं लेगी, हम जिम्मेदार होंगे। हम क्योंकि उसमें बैठे हुए। फ्लाइट जिम्मेदार नहीं होगा एयरलाइन कि फ्लाइट डिले हो जाए, हम जिम्मेदार होंगे क्योंकि हम उसमें बैठे हुए हैं। और आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे जो बहस मेरी हुई कि मैं अगर यहाँ समय पर नहीं पहुंच पाई तो आप सबको मैं कोर्ट में घसीटूंगी, और मेरे पीछे वो सारे लोग होंगे जिनके बीच में मैं जाना चाहती हूँ। और ये मैंने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर मेरे हैंडल उठाकर देख लीजिए, मैंने उनको धमकी दी, लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेंगे, क्योंकि मुझे 6 बजे पहुंचना था और आप सबकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई, डिले हुई। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे अपने लोगों के बीच में 6 बजे पहुंचना था, आप इसके जिम्मेदार हैं और आपको हम कोर्ट में घसीट कर लाएंगे। लेकिन आज क्योंकि संविधान दिवस है, आपको मालूम है कि संविधान दिवस हम मनाते हैं, हम समाज को बताते हैं, हम एकता बताते हैं, हम बताते हैं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्म को देखकर इसमें भेदभाव नहीं है, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जो भी हो, हम संविधान दिवस मनाते हैं। यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक विचारधारा की बात कर रही हूँ। आप इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी से जोड़कर देखिएगा कि आज की जो करंट रिजीम है, जिसकी एक विचारधारा है, वो संविधान हत्या दिवस मनाती है। हत्या, संविधान के साथ हत्या शब्द लग ही नहीं सकता। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, वह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे इतिहास का काला अध्याय है और हमेशा रहेगा।
लेकिन यह भी याद रखना होगा कि ऐसे एक नहीं, अगर 10 इमरजेंसी लग जाए तब भी हमारे संविधान की हत्या कोई नहीं कर सकता। और उसी संविधान की ताकत है कि एक इमरजेंसी लगाने के बाद ऐसी सत्ता गई कि आज उस तरह से सत्ता आ नहीं पा रही है। और शायद किसी की हिम्मत नहीं है कि डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज के समय पर लगा दे। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चाहे जितना लगा दे, लेकिन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाने की हिम्मत किसी की नहीं है। ये संविधान की ताकत है। संविधान पे हमले कर सकते हो आप, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पे हमले कर सकते हो आप, उस पे अपनी आइडियोलॉजी थोप सकते हो आप, उसको कंट्रोल कर सकते हो आप, पब्लिक को सताने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, राजनीतिक दोहन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पूंजी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने निजी फायदा और सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। संवैधानिक संस्थाओं का वो एक हमला है, लेकिन संविधान ये ताकत देता है कि वो फिर से जो हमला करेगा उन संवैधानिक शक्तियों और संवैधानिक संस्थाओं पर, उनको ऐसे हटाएगा, उनकी विचारधारा को ऐसे साइड करेगा कि दोबारा वो पनप नहीं पाएंगे। ये इतिहास हमारा भारत इतिहास जानता है। संवैधानिक संस्थाओं की बात कर ले तो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान है उसमें हमारी ताकत और प्रधानमंत्री की ताकत और एक पूंजीपति की ताकत बराबर होती है जब हम वोट करने जाते हैं। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि आपकी ताकत और एक पूंजीपति की ताकत, चाहे उसके पास हजारों करोड़ों रुपए हो, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो देश के, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबकी ताकत बराबर है। एक व्यक्ति एक वोट, और एक व्यक्ति और एक वोट से चाहे तो जो भी विचारधारा ला सकता है, जो भी विचारधारा हटा सकता है, जिसकी भी सत्ता ला सकता है। ये ताकत हमें बाबा साहब ने दिया है। और आज जब हम देखते हैं कि उन संवैधानिक जो हमारी संस्था है उन पर जब अटैक होता है, हमला होता है, उनको कब्जे में किया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन, आपके वोट, हमारे वोट, इनके वोट, सबके वोट पड़े, वो इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमें यह प्रूव नहीं करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। हम कागज लेकर नहीं जाएंगे और एक कागज से हमारी नागरिकता जो है वो प्रूव नहीं होगी। हम कागज दिखा करके हम इस देश के, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारी जनरेशन, हमारे हम हर कोई यही रहा है, इसी मिट्टी पे पला बढ़ा है, यही संघर्ष किया है, यही देश की आजादी दिलवाई है, यहीं पर हमने अपने खून पसीने लगाए हैं, यहीं पर खेती किसानी की है, यहीं पर मजदूरी की है, यहीं पर हमने काम किया है। और चंद लोग आकर हमसे कहेंगे आप प्रूव करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। ये ताकत उनको देता कौन है? ये ताकत संविधान नहीं देता है, ये गैर संविधानिक ताकत है जो हमें और आपसे कहती है बताइए आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। अरे आप बताइए आप हैं या नहीं है। आप पहले जो बैठे हुए हैं आप बताइए कि आप हैं या नहीं है इस देश के नागरिक, फिर हम सब बताएंगे। उसमें उस इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में जब देश के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाता है और सत्ता पक्ष के दो व्यक्ति, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के एक व्यक्ति रखकर, पलटा ऑलरेडी सत्ता पक्ष की तरफ भारी हो जाता है। आज जो सरकार है वो है, कल जो सरकार बदलेगी वैसे वो अपने लिए करेगी, परसों जो सरकार बनेगी वो ऐसे अपने लिए करेगी। तो हम आम जनता के लिए फेयर चांस कहाँ है? हम आम जनता के लिए फेयर चांस नहीं है। तो इस तरीके से संवैधानिक जो संस्था है उस पर हमला हो रहा है। दूसरा, आप सबको मालूम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसमें एक शब्द यूज किया जा रहा है, वो शब्द है शुद्धिकरण। मुझे उस शब्द शुद्धिकरण से बहुत घोर आपत्ति है, प्यूरिफिकेशन, क्योंकि ब्राह्मणवादी ताकतें हमेशा से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शूद्रों के लिए शुद्धिकरण शब्द इस्तेमाल करते आई हैं। आपको मालूम होगा कि दलितों के गले में हांडी टंगवाते थे और कहते थे कि आप किसी रास्ते पर जाइए, अगर आपको थूकना है तो उस हांडी में थूकिए, क्योंकि शुद्धिकरण करना है कि आप कहीं ऐसा ना थूक दे जहां से कोई ब्राह्मण या जाए और उसका पैर पड़ जाए। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। फिर कहते हैं कि आप कमर में झाड़ू बांध कर चलिए, जिस रास्ते से जाइए वहां पर साफ करते जाइए, प्यूरिफिकेशन। आर्य समाज फिर कहते हैं कि अगर एक कास्ट दूसरे कास्ट में, छोटी कास्ट में, उनके अनुसार तथाकथित छोटी कास्ट, हम कोई छोटी और बड़ी कास्ट नहीं मानते। ये आपको अधिकार किसने दिया है कि आप हमें छोटे और बड़ा डिसाइड करो?
वो कहते हैं कि अगर कोई छोटी और बड़ी कास्ट शादी कर लिए एक दूसरे में, हिंदू और मुसलमान कर लिया शादी एक दूसरे में, तो उसका भी प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होना चाहिए। और आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कह रहे हैं शुद्धिकरण होना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर समाज को, समुदाय को हटाकर टारगेट करके आप शुद्धिकरण करना चाह रहे हो। यह शब्द ही अपने आप में हम लोगों को याद दिलाता है कि कैसे शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबा साहब मनुस्मृति को जलाए थे, क्योंकि मनुस्मृति बताता है, कहता है कि हम बेटियां पहले अपने पिताजी के अंडर में रहेंगी, फिर अपने हस्बैंड के, फिर अपने बच्चे के अंडर में रहेंगी। दलितों को जो है कि वो धन संचय नहीं करना चाहिए, दलितों को घर नहीं बनाना चाहिए, शूद्रों को ये नहीं रखना चाहिए, और सबको मिलकर ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। हम बाबा साहब का सीधा कहना था कि मनुस्मृति जब तक ये चार जो वर्ण व्यवस्था है इसको नहीं हटाएंगे, जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था कि पहला स्टेप होना चाहिए इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करना, तभी समाज में एकता आएगी, तभी समाज में समानता आएगी, तभी समाज तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन आज कुछ लोगों को बाबा साहब के नाम से बड़ी नफरत होती है। आप सब सुने होंगे, वो विचारधारा के लोग कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, फैशन हो गया है जैसे। अरे इतना नाम भगवान को लेते हैं। हाँ फैशन है, हमारे लिए फैशन भी है, हमारे लिए हमारे आइकन भी हैं, हमारे लिए बाबा साहब मॉडल भी हैं, हमारे लिए बाबा साहब भगवान भी हैं, हमारे लिए बाबा साहब सब कुछ है। क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर कितने बच्चे होंगे, कितने परिवार होंगे, हमारे माता पिता पढ़े नहीं थे, अंगूठा लगाते थे, लेकिन उनका सीधा कहना था कि हमारे सारे बच्चे पढ़ेंगे, इसके लिए चाहे जो करना होगा हम पढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पर जितने छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर आते हुए मैं देख रही थी तो बहुत अच्छा लगा, और सब बोल रहे थे, बाबा साहब का नाम ले रहे थे, जय भीम जय संविधान कर रहे थे। बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत गर्व कि यही बच्चे कल जाकर भारत की तकदीर लिखेंगे, यही बच्चे कल जाकर कहेंगे कि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो ताकत है, संविधान है तो आप और हम बराबर हैं, संविधान है तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो भी कोर्ट हो, चाहे जो भी संवैधानिक शक्तियां हो और संस्था हो, उस सब में हम सबकी भागीदारी चाहिए और होनी चाहिए। कुछ और जो संवैधानिक संस्था हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, यूपीएससी में आरक्षण की मदद की वजह से जब हमारे समाज के पिछड़े दलित समाज के बच्चे, महिलाएं पहुंचने लगी, आईएएस बनने लगी, तो जानते हैं क्या सुविधा आ गई? लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब सरकार जिसको चाहेगी बिना परीक्षा, बिना उनके एग्जाम दिए हुए, उनको सीधे सचिव, उनको सीधे कहीं का डायरेक्टर, उनको सीधे किसी भी लेवल का अधिकारी बना सकती है बिना परीक्षा दिए हुए। और इनको वो नौबत आई क्यों? उनको नौबत आई क्योंकि आज वो समाज जो सदियों से पीछे छोड़ दिया गया था, बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर रहा है, आज वो आईएएस बन रहा है, आज वो आईपीएस बन रहा है। और आप कितना भी रोक लीजिएगा, सचिव बनने से नहीं रोक पाइएगा, डायरेक्टर बनने से नहीं रोक पाइएगा, तो सीधे क्या करने लगे कि सीधे लेटरल एंट्री से डायरेक्टर ही नियुक्त कर लो, खत्म करो ये झमेला परीक्षा और इच्छा का, क्योंकि इसमें तो पिछड़े आने लगे हैं, दलित आने लगे हैं। यह चाहे यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जीएसटी ले लीजिए, फाइनेंस कमीशन ले लीजिए, जहां से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां से वेल्थ जाता है, उसमें हमारे कितने लोग बैठे हैं जो डिसाइड करेंगे कि इस देश में पिछड़े समुदाय, दलित समुदाय, महिलाएं, इस देश में आदिवासी वर्ग इतना है और इनका भाग इतना जाना चाहिए। जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जानी चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? जब फाइनेंस कमीशन में, जब जीएसटी में हमारे लोग ही नहीं रहेंगे, और जब हमारे लोग पहुंचने लगे तो लेटरल एंट्री ला दिए और सीधे अपने लोग को अपॉइंट करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, फॉर ट्राइबल्स, नेशनल कमीशन फॉर दलित बना दिए गए हैं। संवैधानिक संस्था की मान्यता भी दे दी गई है, लेकिन उनको कितना पावर दिया गया है?
जरूरत है कि हमारे लिए जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, उनको पूरा छूट दिया जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए, यह डिसाइड करने के लिए यह समुदाय है, दलित समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, जो ओबीसी समुदाय है, इन बच्चों के लिए कितने हॉस्टल्स कहाँ खुलेंगे, कितनी स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगी, कौन कहाँ पर पढ़ेगा, फाइनेंस को लेकर खासकर फ्रीडम देनी चाहिए। लेकिन फ्रीडम है नहीं। बॉडी बना देने से, 4 लोगों को, अपने मन पसंद के लोगों को बैठा देने से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और सामाजिक न्याय का पहला कॉन्सेप्ट है वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टी, पता चल रहा है कि देश में 1% लोग 90% प्रॉपर्टी और पैसा लेकर बैठे हुए हैं, और देश के जो 90% लोग हैं, 99% लोग हैं, उनके पास घर चलाने के लिए भी दिन रात मेहनत करके भी नहीं जुट पाता है। ये कौन इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगी जो नेशनल कमीशन फॉर दलित है, नेशनल कमीशन फॉर आदिवासी है, या बैकवर्ड क्लासेस के, या माइनॉरिटी क्लासेस के हैं, इनको पावर दिया जाए। यही इंश्योर करेंगे कि क्या हमारे समाज को वेल्थ, पैसा उतने अमाउंट में मिल रहा है जितनी उनकी संख्या है या नहीं है। उस पर कब्जा करके एक आइडियोलॉजी को बैठने की जरूरत नहीं है। इसको इंश्योर कराना भी हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, आपके जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वहां तक ये आवाज पहुंचे। दूसरा, हम देखते हैं कि बहुत समय से एक विमर्श चल रहा है ना, एक शगुफा कोई छोड़ दिया जाता है और उसको एक राजनीतिक विमर्श का डायरेक्शन दे दिया जाता है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान के प्रियम्बल से हटा दिया जाए। ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता प्रियम्बल से, संविधान से हटा दिया जाए? वो लोग हैं जो मनुवाद, जो मनुस्मृति के सहारे देश को चलाना चाहते हैं। क्योंकि ये भले ही शब्द बाद में आए हमारे प्रियम्बल में, लेकिन डिस्कशन इस पर भी हुआ था जब संविधान हमारा बन रहा था। बाबा साहब का मानना था कि इसी समय यह सब जो है कि इसमें एंट्री कर दिया जाए। बहुत लोग बाबा साहब से नाराज हो जाते थे। बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। हिंदू, आप सबको मालूम है कि हिंदू महासभा कैसे उनके हर एक विचार का विरोध करती थी, पुतला फूकती थी बाबा साहब का। उसी में जब बाद में आया सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, तो यह कोई एक दिन और एक शब्द नहीं है कि एक दिन में आ गया। यह हमारे समाज की, बाबा साहब की, हमारे जितने भी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हो, चाहे ज्योतिबा फूले जी हो, माता सावित्रीबाई फूले जी हो, सबके एक सपना है, उनकी आत्मा बसती है इन शब्दों में। सामाजिक न्याय का मतलब होता है, आर्थिक न्याय का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर में शेयर हो, चाहे वो इकोनॉमी में शेयर हो, चाहे वो किसी भी में हिस्सेदारी की बात हो, सबको बराबर की होनी चाहिए। अगर इन शब्दों को निकाल देंगे तो हमारा प्रियम्बल जो है, फिर उसका मतलब ये लोग अपने आप से डिफाइन करेंगे। फिर उसमें लिख देंगे कि ये जाति है तो इसके पास इतना होना चाहिए। नहीं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय हमारे प्रियम्बल में होना चाहिए। और ये नहीं निकल सकता, ये लाख कोशिश कर ले, मनुस्मृति किसी भी कीमत पर लागू नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि हमारी एक साथी हैं प्रियंका भारती जी, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। उन्होंने एक स्टेज पर एक टीवी डिबेट में मनुस्मृति को फाड़ दिया और बोले कि ये हम नहीं चलने देंगे, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। उनके ऊपर FIR हो गया, उनके ऊपर FIR कर दिए, डिमांड होने लगी कि इनको जेल में भरिए। और आज भी उनको सब गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की चुभन होती है कि देश में 2 पिछड़े, 4 पिछड़े समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज के लोग आकर आपके मीडिया के संस्थानों में बैठकर आपके डिस्कोर्स को चैलेंज करने लगे हैं। इनको जो वर्षों से आदत नहीं थी सुनने की, इनको यह हजम नहीं होता है कि कैसे ये हमारे बराबर कुर्सी पर आकर बैठते हैं ये लोग। जिस दिन हारे हमारी सरकार नहीं बनी, अलग बात है, सरकार ना बनना ये एक संघर्ष, एक लड़ाई का जो है कि मार्ग है। आप सरकार बनाते हैं तो दूसरे तरीके से काम करते हैं, नहीं बनाते हैं तो भी आप काम करते हैं। आपको काम करना पड़ेगा एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह, अपने लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो ये मनुवादी व्यवस्था के, मनुवादी जो माइंडसेट के लोग हैं, जिस तरीके से हमें, हमारे साथियों को, महिलाओं को अटैक करना शुरू किए, उससे समझ में आया
कि कितनी पीड़ा रही होगी इनके मन में और कितनी होती होगी जब ये हमें सुनते होंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं करते होंगे कि हमारी बगल में बैठकर एक महिला, जिसको हम महिला को मनुस्मृति में इतना छोटा दर्जा देते हैं, वो बैठी है, ऊपर से पिछड़े समाज की, दलित समाज की आकी महिलाएं बैठ रही हैं। हम उनको ऐसी ही चुनौती देते रहेंगे और हमने यह ठाना है कि मैं ही क्यों, प्रियंका ही क्यों, हमारे जैसी हजारों महिलाएं आए। और जब तक नहीं आएंगी, जब तक नहीं बोलेंगी, जब तक अपने अधिकार की मांग नहीं करेंगी, तब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। और हम सब मिलकर उनको सुनाएंगे, भले उनके कान से खून ही ना निकल आए सुनते सुनते, क्योंकि इन्होंने सदियों से हमारे कान से खून निकाला है, अपने नैरेटिव को, अपने एजेंडा को, अपनी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोप के। आज समय आया है इनसे खुलकर बोलो, डर के कुछ नहीं होगा। किनके मुंह पर सॉफ्ट बनो, उधर अपना काम भी चला लो, लड़ाई हमेशा आर पार की होती है। बाबा साहब भी आर पार की ही लड़ाई लड़े, चाहते थे आधा अधूरा काम करके चले जाते, उन्होंने बोला नहीं, भले 2 साल लग जाए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को लिखने में भले लग जाए, लेकिन जाएंगे तो पूरा लिख कर जाएंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं सदियों से, ये हमारे समाज को पहले भी दबाए थे और बाद में भी दबाने का काम करेंगे। आज देश की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां अपने आप को कहती हैं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी बड़ी छोटी नहीं होती। शिक्षक वहां पर अगर अच्छे रहे तो आपके जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कल से ये इतने आगे जाएंगे, इतना विद्वान बनेंगे कि देश की एक तथाकथित बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी ऐसे बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं साफ साफ कह रही हूँ। आज वैसे यूनिवर्सिटियों में जो अपने आप को दावा करती है कि हम रैंक 1 है, रैंक 10 है, रैंक 5 है, ऐसे यूनिवर्सिटियों में वो मनुवादी माइंडसेट के लोग हैं, जो जैसे ही दलित समाज के बच्चे जाते हैं, पिछड़े समाज के बच्चे जाते हैं इंटरव्यू देने, वाइवा देने, पीएचडी के लिए सर बैठे हैं यहाँ पर बताएंगे, वैसे ही अगर मान लीजिए 30 नंबर का वाइवा है तो देख लेंगे टाइटल, दलित तो नहीं है, कहीं पिछड़ा तो नहीं है, इसको 1 नंबर दे दो बस, इसको 2 नंबर दे दो बस, इसको भगाओ। और हो सके रिटर्न में बहुत ज्यादा नंबर आ गया हो, बहुत ज्यादा नंबर पहले ला चुका हो, तो कम से कम उसको इतना नंबर दो कि वो अपने जो कैटेगरी है ना और रिजर्वेशन वाली, उसी के अंदर सीमित हो जाए, उसके बाहर न जा पाए। ये उनका काम करने का तरीका है मनुवादियों का। और जैसे ही देखेंगे कि उनके समाज का कोई आया है जो उस दिमाग का माइंडसेट का है, मनुवादी व्यवस्था माइंडसेट का है, तो कुछ नहीं आता होगा उसको, 30 में 30, 30 में 29, 30 में 28, और फिर उनका एडमिशन कर लेते हैं। और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जाइएगा। आजादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना लिया गया, लेकिन कोई यह जवाब नहीं दे रहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी क्यों यूनिवर्सिटियों में, क्यों कॉलेजों में, क्यों हाई कोर्ट में, क्यों सुप्रीम कोर्ट में, क्यों तमाम संस्थाओं में, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आज भी आजादी के इतने साल भी दलितों की, पिछड़ों की भागीदारी लगभग नगण्य है। इसकी जवाबदेही कोई नहीं देता। असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू देने जाइए, अच्छा इनका टाइटल, इनका नाम यह है, टाइटल पता चला कि टाइटल से भी जाति पता नहीं चल रही है, तो कहेंगे पिता का क्या नाम है। जब पिता के नाम से भी जाति पता नहीं चलेगी, पूछेंगे दादा का क्या नाम है, लेकिन आपकी जाति पता करके ही वो आपका वाइवा करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और आपको नौकरी देंगे या नहीं देंगे वो डिसाइड करेंगे। ये मेरिट जब रिजर्वेशन दे रहे थे बाबा साहब, तो बड़ा मेरिट का कॉन्सेप्ट चढ़ा था, देश इससे पीछे हो जाएगा, देश रसातल में चला जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए वो सब कहे हैं, हालांकि अब सुधार कर रहे हैं वो लोग भी जो बोले थे पहले। लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे आरक्षण नहीं मिलता तो मैं शायद बीएचयू नहीं पहुंच पाती, यह सच है। और आरक्षण मिला, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिला, बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिला, रास्ता बना, आगे बढ़े। आज परिवार का, समाज का, आप सबका इतना भरोसा है कि ये बिटिया आएगी तो ये बोलेगी। तो मेरिट का ये जो ढोंग रचे थे ना वो लोग कि आरक्षण की वजह से मेरिट नहीं होती,
वह सब अपने अपने जो है बचाने के लिए कि कोई और ना आ जाए, सदियों से तो हम ही राज किए हुए हैं। तो इस तरीके से तमाम संस्थाओं से हमें बेदखल किया गया, हमें निकाला गया। लेकिन ये लड़ाई एक दिन की है नहीं, 75 साल हो गए आजादी के। एक आप लोग यहाँ पर इतने नंबर में उपस्थित हुए हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि असली पावर जो है ना, वो इस तरह के सामाजिक सुधार जो आंदोलन होते हैं, जो कार्यक्रम होता है, उसी में होता है। बाकी सब तो सत्ता के सुख भोग रहे होते। सत्ता जब तक नहीं होती तब तक लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही फिर वो बदल जाते हैं। तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।